नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। बहुत चौंकाने वाली जानकारी और खबरें मिल रही हैं। देश में क्या-क्या गुल खिलाए जा रहे थे और अभी और खिलाए जाने वाले हैं। ऐसा नहीं है कि सब कुछ शांत हो गया है। चेकमेट हुआ है। गेंद फेंकी गई थी बाउंसर, उसे डक नहीं किया गया, उसे हुक किया गया और बाउंड्री लाइन के पार पहुंचा दिया गया, छक्का मारा गया। मतलब जनाब का इस्तीफा ले लिया गया। लेकिन उस इस्तीफे की वजह से तो जो बॉलर हैं वो गुस्से में हैं और अब वो कोई दूसरा बाउंसर फेंकने की तैयारी कर रहे हैं। खैर, ऐसी मित्रों क्या बात हो गई जो उपराष्ट्रपति अब नहीं है, धनखड़ साहब, जगदीप धनखड़ ने अपना मन बना लिया मोदी को सत्ता से हटाने का। ऐसी हिमाकत उन्होंने कैसे कर ली? कैसे ये सब कुछ चल रहा था? और पिछले कुछ दिनों से, बल्कि लोकसभा का सत्र शुरू होने के पहले से ये चर्चा शुरू हो गई थी कि कुछ बड़ा होने वाला है। दिल्ली में कुछ बड़ा होने वाला है। दिल्ली में क्या बड़ा होने वाला है, नहीं होने वाला है, ये किसी को नहीं मालूम था, लेकिन दिल्ली में कुछ बड़ा होने वाला है। और ये पावर गैलरी में चर्चा होने लगी, मीडिया में चर्चा होने लगी, आम जन तक ये बात पहुंच गई। फिर खबर आई कि जम्मू कश्मीर में 20,000 आरपीएफ के जवान को भेजा गया है। प्रधानमंत्री अभी इंग्लैंड जाने वाले हैं। वहां से लौट के वो मालदीव जाएंगे। मालदीव में जिस तरह से प्रधानमंत्री की का स्वागत हुआ, वो भी एक बड़ा संदेश है। तो इस तरह की बातें अभी चलनी शुरू हो गई थी और लग रहा था, और बार-बार चूंकि प्रधानमंत्री हमेशा ये कहते रहे कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। तो लोगों में ये चलने लगा, ये कयास लगाए जाने लगे कि मुमकिन है कि प्रधानमंत्री कोई बड़ा फैसला लेंगे और वो फैसला अपने पड़ोसी देशों को लेकर हो सकता है कि बलूचिस्तान पर कोई निर्णय हो सकता है कि पाक ऑक्युपाइड कश्मीर पर कोई निर्णय हो सकता है बांग्लादेश पर कोई निर्णय हो जाए, क्योंकि बांग्लादेश में स्थिति ठीक नहीं है और ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। बार बार वहां शेख हसीना को गिरफ्तार करने के लिए सारे तिकड़म लगाए जा रहे हैं। और अमेरिका का की जो भूमिका रही है भारत पाकिस्तान के बीच में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, उसके बाद भारत की खुफिया एजेंसी चाक चौबंद थी और उनको लग रहा था कि एक तरफ पाकिस्तान से घेरा जा सकता है भारत को और दूसरी तरफ बांग्लादेश से भी कुछ उत्पात मचाया जा सकता है। तो भारत की खुफिया एजेंसी सतर्क थी, भारत सरकार सतर्क थी और भारत सरकार इसलिए बड़े पैमाने पर तैयारी कर रही थी। और इसी तैयारी को देखते हुए कहा गया कि जम्मू कश्मीर में 20,000 आरपीएफ के जवानों की तैनाती हुई है और बॉर्डर पर भी कुछ एक्टिविटीज बढ़ गई थी। लगातार जम्मू कश्मीर में सर्च ऑपरेशन चल रहा था। इस दौरान एक खबर आई कि उमर अब्दुल्ला, आपको याद होगा कि वो आजादी की एक तारीख होती है जिस दिन उनके दादाजी वो वहां पे झंडा फहराने की बात कर रहे थे। वहां पर उन्होंने कुछ करने की कोशिश की, वो उमर अब्दुल्ला को नजरबंद किया गया और बड़े पैमाने पर यह चर्चा होने लगी कि उमर अब्दुल्ला को गिरफ्तार क्यों नहीं किया जा रहा है। तो यह हो रहा था कि उमर अब्दुल्ला की गिरफ्तारी भी हो सकती है, लेकिन वो तो मामूली बात थी। उमर अब्दुल्ला को अगर गिरफ्तार करना था होता भारत सरकार को, तो फौरन गिरफ्तार कर लेती और उमर अब्दुल्ला कुछ कर भी नहीं पाते। इसके पहले भी जितने सेपरेटिस्ट थे, भारत सरकार ने बड़े डंके की चोट पर सबको नजरबंद कर दिया, सबको गिरफ्तार कर लिया। और जो कहानियां बनाई जा रही थी कि अगर गिरफ्तारी गिरफ्तारी हुई जम्मू कश्मीर में तो ईंट से ईंट बच जाएगा, खून की नदियां बहेंगी, तिरंगा उठाने वाला कोई नहीं रहेगा, ये सब ढाक के तीन पात हुए, कहीं कुछ नहीं हुआ। सारे सेपरेटिस्ट को, चाहे वो गिलानी हो, जिलानी हो, जो भी हो, सबको उन्होंने भारत सरकार ने रास्ते पर ला दिया और कहा कि कुछ नहीं हो सकता है, अपने आप को सुधारो,
वरना हमारी भाषा के लिए और हमारे एक्शन के लिए तैयार रहो। भारत सरकार ने वो एक्शन किया भी। तो पिछले 10-12 दिनों से राजधानी दिल्ली ही नहीं पूरे देश में ये चर्चा हो रही थी कि कुछ बड़ा होने वाला है, कुछ बड़ा होने वाला है। उसकी आशंका ये भी थी कि भारतीय जनता पार्टी में राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद को लेकर के कोई निर्णय नहीं हो पा रहा था। तो ये कहा जा रहा था कि नरेंद्र मोदी और संघ के बीच में टकराहट है और इस टकराहट को टालने के लिए कुछ बड़े घटनाक्रम हो सकते हैं। तो शायद ये मामला टल जाए। ये एक शुद्ध राजनीतिक कयासबाजी थी और इसमें दम भी था। इसमें दम भी था। ये बात सही है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर अभी कोई मतैक्य नहीं हुआ है, ना ही संघ के और बीजेपी के बीच में। संघ और बीजेपी के बीच का मतलब है कि संघ और आजकल बीजेपी का मतलब है नरेंद्र मोदी। तो नरेंद्र मोदी और संघ के बीच में राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर के कोई फैसला नहीं हुआ है और अगर हो गया होता तो निश्चित रूप से राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद की घोषणा हो जाती, नाम की घोषणा हो जाती और उनका अभी अभिषेक भी हो गया होता। लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। तो ये कयास लगाए जाने लगे कि क्या बड़ा होने वाला है। लेकिन किसी को इस बात का अंदाजा नहीं था मित्रों कि एक गैंग है जो बाहरी शक्तियों के साथ मिलकर के मोदी की कुर्सी लेने की प्लानिंग में लगा हुआ है। और इसीलिए जब 2 दिन पहले प्रधानमंत्री मोदी ने 4078 दिन, जो इंदिरा गांधी का लॉन्गेस्ट सर्विंग डेज था इन द ऑफिस एज ए प्राइम मिनिस्टर, उनके आंकड़े को जब मोदी ने तोड़ा तो घबराहट हो गई दूसरे गैंग में कि ये कैसे हो सकता है। इतने लंबे समय तक भारत का दूसरा प्रधानमंत्री हो गया और इंदिरा जी के नाम को पीछे छोड़ दिया। तो उस गैंग में बड़ी अकुलाहट है। अब मोदी न सिर्फ इंदिरा जी को पीछे छोड़े हैं, बल्कि मई 2026 में पंडित नेहरू को भी पीछे छोड़ने वाले हैं। अब ये सारी बातें हो रही थी कि मोदी कैसे सबसे लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर हो जाएंगे, ये बेचैन कर रहा है इन लोगों को। और दूसरा कि जब तक मोदी रहेंगे, ये बीजेपी को जिताने की मशीन बने हुए हैं। ऐसा ये नहीं है कि खाली मोदी ही जिताएंगे, दूसरे नेता की भी हैसियत है, वो भी जिता सकते हैं। लेकिन मोदी तो परफॉर्मर रहे हैं, मोदी का ट्रैक रिकॉर्ड है। थर्ड टर्म में जो सामान्य तौर पर तीसरा टर्म अगर आप कोई भी चुनाव लड़ने के लिए जाते हैं, मेयर का भी चुनाव लड़ने जाएं आप प्रधानी का चुनाव लड़ने जाएं तो आपके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी हो सकती है। तो आप प्रधानमंत्री का चुनाव लड़ने जा रहे हैं, मतलब जनरल इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं, आपके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी हो ही सकती है। तो थर्ड टर्म के एंटी इनकम्बेंसी, सीवियर एंटी इनकम्बेंसी को भी मोदी ने डाइल्यूट कर दिया और विपक्ष को आशा थी कि 150 के ऊपर नहीं जाएगा। इंटेलिजेंस की खबरें भी आने लगी थी कि भारतीय जनता पार्टी 150 का आंकड़ा नहीं छू पाएगी। हालांकि बीजेपी के लोग कह रहे थे कि हम एब्सोल्यूट मेजॉरिटी में आ जाएंगे, लेकिन विपक्ष वाले वो कह रहे थे, आपको याद होगा सिद्धू मूसेवाला की मृत्यु के बाद एक आंकड़ा दिया था 195 का। किसने दिया था? यह आंकड़ा दिया था राहुल गांधी जी ने कि 195 सीट आ रही है। किसकी 195 सीट आ रही है? तो कांग्रेस पार्टी की आ रही है। और अगर अकेले कांग्रेस पार्टी की 195 सीट आ रही है तो बाकी जो 72 सीट है, 72-75 सीट है, वो तो कहीं से भी हम जुगाड़ कर लेंगे। तो लोकसभा चुनाव के पहले विपक्ष को यह आशा थी कि नरेंद्र मोदी रिपीट नहीं होंगे और सारी पॉलिटिकल कयासबाजी इस दिशा में संकेत भी दे रहा था, लेकिन नहीं हुआ। मोदी पार्टी की का परफॉर्मेंस थोड़ा घटा जरूर, लेकिन मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बन गए और कंफर्टेबल है प्रधानमंत्री। 2 लोगों के बैसाखी से चल रहा है, लेकिन कंफर्टेबल है। अब इस कंफर्टेबिलिटी को वो गैंग पचा नहीं पा रहे हैं। उन्होंने षड्यंत्र रचना शुरू किया और षड्यंत्र मित्रों ऐसा रचना शुरू किया कि पता लगाया गया कि ऐसी कौन सी कमजोर कड़ी है जिसको अपने पाले में किया जा सकता है, जो इस तरह का कोई खेल किया जा सकता है। तो सबसे पहले, और ये बड़ी साजिश चीज मैंने आपको बताया है कि ये अरविंद केजरीवाल इसमें शामिल हैं। अरविंद केजरीवाल के पीछे एक
अंतर्राष्ट्रीय गैंग शामिल है, और जो अरविंद केजरीवाल के शागिर्द हैं महागठबंधन में, उनके पीछे भी अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी शामिल हैं। उन सबने एक रणनीति बनाई। कांग्रेस भी उसके एक घटक है। इन लोगों ने रणनीति बना करके पहले धनखड़ को कन्विंस किया, और धनखड़ पिछले कुछ दिनों से सरकार से असहज चल रहे थे। अब ये जो धनखड़ की असहजता थी, ये विपक्ष के लिए तुरूप का पत्ता हो गया। तो पहले उन्होंने धनखड़ को पाले में लिया, और धनखड़ के साथ ये प्लानिंग शुरू हो गई कि सरकार को अगर डिस्टेबलाइज करना है तो मेरे से तो होगा नहीं। मैं इस्तीफा अगर दे भी दूं तो थोड़ी बहुत फजीहत होगी, उससे कुछ होगा नहीं। मैं अगर सरकार के खिलाफ कुछ बबेला भी मचाऊं तो भी नहीं होगा। अगर मैं चीफ जस्टिस के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन ले ही आया, और जस्टिस चंद्रशेखर यादव को भी मैंने इम्पीच करने के लिए उनका भी नोटिस एक्सेप्ट कर लिया, तो भी बात नहीं बनेगी। अधिक से अधिक मेरा इस्तीफा होगा, जिसके लिए हम तैयार भी हो सकते हैं। उससे तो मोदी की कुर्सी पर कोई खतरा नहीं हो रहा है। तो प्लानिंग की गई, इनसे पूछा गया तो क्या किया जा सकता है? तो कहा गया कि चंद्रबाबू नायडू से संपर्क कीजिए, नीतीश कुमार तो टूटने की स्थिति में नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इन लोगों ने पता किया कि बिहार के जो 11-12 एमपी हैं जेडीयू के, वो सारे के सारे बेसिकली बीजेपी के ही एमपी हैं। मतलब अगर मोदी नहीं होते तो उन जेडीयू के किसी एमपी की हैसियत नहीं थी कि ये इतनी संख्या में जेडीयू वहां पर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बना पाता। तो इनको लग गया कि नीतीश कुमार को यह मालूम है कि इस बार अगर नीतीश कुमार पलटे तो वो जितने एमपी हैं जेडीयू के, वो उनके साथ जाने वाले नहीं हैं। इसीलिए नीतीश कुमार की यह मजबूरी है कि वो भारतीय जनता पार्टी की गोदी में बैठे रहे। अब जो कुछ भी मिलना है उनको बीजेपी से ही मिलना है। उनका स्वास्थ्य का एक अलग कारण है, मानसिक रूप से वो बहुत स्वस्थ नहीं है। अब ये भी एक कारण रहा कि हम चूंकि स्वस्थ नहीं हैं, ऐसी परिस्थिति में अगर हम पलट के उधर गए भी तो वहां भी वो हमें फुटबॉल बनाएंगे। तो इससे बेटर है कि हम मोदी जी की गोद में बैठे रहें, और हमारे जो जितने एमपी हैं वो भी जो हमारा साथ छोड़ना चाहते हैं, उनको भी हम मुअम्मा दे करके, उनको दिलासा दे करके कि साहब हम कहीं नहीं जा रहे हैं, हमारे साथ बने रहें और हमारा वो इज्जत करते रहें। तो नीतीश कुमार के तरफ से जो कुछ भी संदेश था, वो साफ-साफ विपक्ष को मिल गया था कि वहां दाल नहीं गलने वाली है। इन्होंने बड़ी कोशिश की नीतीश कुमार को बरगलाने की, लेकिन हुआ नहीं। और अब कांग्रेस पार्टी भी देख रही थी कि नीतीश कुमार को अगर हम बिहार में ले भी आते हैं, तो बिहार चुनाव में क्या फायदा होगा, नहीं होगा, ये कहना मुश्किल है, लेकिन वो हमारे लिए एक लायबिलिटी होंगे, क्योंकि उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है। तो कांग्रेस को भी और आरजेडी को भी लग रहा था कि अब तो चुनाव आ ही गया है, जो होना होगा देखा जाएगा। हालांकि तब भी अगर नीतीश कुमार छोड़ के जाते भारतीय जनता पार्टी को, तो थोड़े दिन के लिए सरकार तो बन ही जाती, और अगर सरकार बन जाती तो उनके चांसेस ज्यादा जरूर होते बिहार विधानसभा में सरकार में आने की। लेकिन नीतीश कुमार तो फिर कहते कि मैं फिर मुख्यमंत्री रहूंगा। इस बार तेजस्वी यादव इस बात को स्वीकार करते कि नहीं करते, कहना मुश्किल है। और उनको इस बात का इल्म था कि जैसे बीजेपी में हमारे सांसद जाने के लिए तैयार बैठे हैं, ठीक उसी प्रकार से हमें हमारे एमएलए भी तैयार बैठे हैं इधर उधर जाने के लिए, और उसमें से अधिकतर एमएलए कहीं आरजेडी का रास्ता ना पकड़ ले, बीजेपी की तरफ जाएं कि नहीं जाएं। ये शक था, ये भय था। तो नीतीश कुमार अपनी पार्टी में अब ऐसी स्थिति खुद के लिए बना चुके हैं जहां उनका मोदी के साथ रहना ही फलदायी है। उनको अगर फल मिल सकता है तो सिर्फ और सिर्फ मोदी के साथ रहने से। अब दूसरी कड़ी कौन है? दूसरी कड़ी है आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू, नए आंध्र प्रदेश के। अब ज्वाइंट नहीं, अब तो तेलंगाना है, मालूम है आपको। तो चंद्रबाबू नायडू के ऊपर दांव लगाया गया, और कहा जा रहा है कि चंद्रबाबू बार्गेनर भी हैं। अभी एक राज्यपाल का की नियुक्ति हुई है, गोवा के गवर्नर बनाए गए हैं,
पशुपति अशोक गणपति राजू। अब पशुपति अशोक गणपति राजू जो हैं वो राजघराने से आते हैं। विजयनगरम विजयनगरम राजघराना जो है, जो राजशाही रही है, उसी घराने से आते हैं और अब वो आखिरी राजकुमार हैं। उनके पिता आखिरी महाराजा थे और ये दोनों भाई लगातार जो पॉलिटिकल जमीन है इनकी, ये बरकरार रही है। सबसे पहले ये जनता पार्टी में गए थे 1978 में, लेकिन उसके बाद ये टीडीपी का जब गठन हुआ 1982 में, तो टीडीपी में आ गए, तेलुगु देशम पार्टी में आ गए, जिसके अभी सर्वे सर्वा हैं चंद्रबाबू नायडू। और तेलुगु देशम पार्टी जब बना था तो जो इनके ससुर साहब थे, तेलुगु देशम पार्टी के जो प्रमुख थे, वो फिल्म स्टार, नाम बताने की जरूरत नहीं, आपको मालूम है। तो तेलुगु देशम पार्टी से ये लगातार एमपी एमएलए बनते रहे हैं, लगातार ये जीतते रहे हैं। कांग्रेस पार्टी की जब सरकार थी, जब टीडीपी की का मेल था कांग्रेस पार्टी से कि लेड गवर्नमेंट यूपीए से, तब भी ये सिविल एविएशन मिनिस्टर थे पुष्पा अशोक गणपति राजू, पुष्प अशोक गणपति राजू। लेकिन इस बार उनको मंत्री नहीं बनाया गया था। तो अशोक गणपति राजू के लिए जानकारी मिली है कि एक बार्गेनिंग हुई है और कहा गया कि भाई ये राजा साहब हैं हमारे, हमेशा ये पद पे रहने की इनकी आदत है, अब इनको कहीं ना कहीं सेट किया जाए। पहली बार ऐसा हुआ है, यूपीए के भी अलायंस में इस तरह से नहीं हुआ और न ही एनडीए के अलायंस में कभी ऐसा हुआ कि अपने एलाई को, अपने पार्टनर के कोटे से कोई गवर्नर बना हो। अगर इसके पहले कोई रहा हो तो मुझे तो याद नहीं आ रहा, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है जब एनडीए के अपने अलाई के कोटे से किसी को गवर्नर बनाया गया और अशोक गणपति राजू को गोवा का गवर्नर अपॉइंट किया गया, जो टीडीपी के नेता हैं। यहीं से चर्चा की शुरुआत हुई, यहीं से होने लगा कि कुछ ना कुछ मामला चल रहा है और इसे कौन चला रहा है। खबर आई कि माननीय धनखड़ साहब ने कहीं इस बात की चर्चा की है कि आप चंद्रबाबू नायडू को संदेशा पहुंचाइए और कहिए कि मोदी सरकार से अपना समर्थन वापस ले ले। इस सरकार में बने रहने का कोई मतलब नहीं है। यह संदेश पहुंचाने की कोशिश कीजिए। चंद्रबाबू नायडू तक जो संदेश पहुंचनी थी पहुंची कि नहीं पहुंची, लेकिन मोदी तक यह संदेश पहुंच गया कि कौन चंद्रबाबू नायडू को संदेश पहुंचाना चाहते हैं। हमारा बन करके, हमसफर बन करके, हमनवा बन करके, हर दिल अजीज बन करके, हमारे गुडबुक में होने के बाद भी हमारे खिलाफ साजिश कर रहे हैं। मतलब जिस थाली में खा रहे हैं उसी थाली में छेद कर रहे हैं और ये छेद करने वाला और कोई नहीं, स्वयं जगदीप धनखड़ थे। ऐसी खबरें हैं और स्ट्रांग खबरें हैं, पक्की खबरें हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि जगदीप धनखड़ ने ये संदेशा पहुंचाने की कोशिश की कि चंद्रबाबू नायडू अगर थोड़ा सा हिम्मत दिखाएं और वो इस्तीफा देने के लिए तैयार हो जाएं तो मामला पलट सकता है। और इसीलिए मित्रों, अभी हमें जो जानकारी मिल रही है कि इस बीच में चूंकि सरकार को अभी न तो चंद्रबाबू नायडू पर कॉन्फिडेंस है, नीतीश कुमार पर भी कॉन्फिडेंस है। नीतीश कुमार सिचुएशन के मारे हुए हैं। नीतीश कुमार की अभी वो हैसियत नहीं है कि वो मोदी को आंख दिखा करके पलट जाए, क्योंकि उनकी पार्टी टूट जाएगी। अब वो बात रही नहीं। आपको मालूम होगा कभी संजय झा उनके कार्यकारी अध्यक्ष बने हुए थे, तो अब उनकी पार्टी में बगावत। पहले ही आरसीपी सिंह भी मोदी के करीब है, हालांकि आरसीपी आजकल प्रशांत किशोर के साथ है, लेकिन उनकी पार्टी के टूटने का सबसे बड़ा खतरा है और ये अभी नीतीश बाबू ये नहीं ले सकते हैं।
तो नीतीश बाबू के तरफ से आ गया कि वो नहीं जाएंगे तो इन पर दांव लगाया जाए। और इसीलिए मित्रों, मोदी लाख इसके बाद भी वो जो परंपरागत एलाय रहा है, लाख भ्रष्टाचार के बाद भी, लाख कुकृत्य के बाद भी, लाख उनके बेटे के फंसे होने के बाद भी बीजेपी के तरफ से उद्धव ठाकरे को कुछ नहीं कहा जा रहा है। अजित पवार के ऊपर बना है कि भाई आप शरद पवार के जो 9 लोग हैं, 9-10 लोग हैं, उनको तोड़ के लाइए। वो अभी तक नहीं आए हैं। पहले खबर उड़ी थी कि शरद पवार और अजित पवार के बीच में अलायंस हो जाएगा। शरद पवार चाहते थे कि ये बात हो जाए। उनकी मुलाकात हो गई थी नरेंद्र मोदी से। नरेंद्र मोदी जी को उन्होंने सम्मान भी दे दिया। सारी बातें हो गई। लेकिन फिर भी वो अपना समर्थन देंगे कि नहीं देंगे कहना मुश्किल है। लेकिन जो एक अलाय है, जो फंसा हुआ है, जिसका बेटा जेल जाने के लिए तैयार है, उसके लिए बीजेपी अब ये बड़ा पॉलिटिकल जो जो इक्वेशन होता है, उसको नेता को कई बार ऐसे निर्णय लेने पड़ते हैं जब खून के आंसू पी करके भी, खून के घूंट पी करके भी कुछ अलोकप्रिय निर्णय लेने पड़ते हैं। और वही अलोकप्रिय निर्णय है उद्धव ठाकरे के सिलसिले में। और इसीलिए उनके बेटे को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया है, क्योंकि इधर कुछ बड़ा होने के संकेत मिल रहे थे और इसीलिए उद्धव ठाकरे को थोड़ा फिलर दिया जा रहा था। लेकिन अशोक गणपति राजू को गवर्नर बनाने के बाद सारा मामला एक प्रकार से सेट हो गया और जो चंद्रबाबू नायडू चाहते थे वो बात बन गई। चंद्रबाबू नायडू भी अभी मोदी को छोड़ने की अपने तरफ से हिमाकत तो नहीं कर सकते, लेकिन अगर ये सारे लोग मिलकर के चंद्रबाबू नायडू को ये कह देते कि आपको हम प्रधानमंत्री के रूप में स्वीकार कर रहे हैं, आप छोड़ दीजिए, तो चंद्रबाबू नायडू के मन में भी ये पुराना ख्वाब है कि एक बार ही सही, लेकिन प्रधानमंत्री की कुर्सी तक एक बार चला जाया जाए। 6 महीने के लिए ही, 1-2 महीने के लिए ही सही, लेकिन कुछ दिन के लिए प्रधानमंत्री की कुर्सी तक चला जाए। ये चंद्रबाबू नायडू के भी मन में चल रहा है। तो ये संदेशा पहुंचाया गया कि अगर आप प्रधानमंत्री बनने के लिए तैयार रहें, तो हम लोग मान जाएंगे और आपको प्रधानमंत्री बना सकते हैं। शर्त यही है कि आप बाहर आ जाइए सरकार से। लेकिन चंद्रबाबू नायडू ने सारा आकलन किया मित्र। देश का मूड जाना चंद्रबाबू नायडू ने। चंद्रबाबू नायडू ये देखना चाहते हैं कि इधर जो जात का जो कार्ड खेला जा रहा है, उसमें दम है भी या नहीं। वो बिहार चुनाव का इंतजार कर रहे हैं। महाराष्ट्र में मुंह की खानी पड़ी, हरियाणा में मुंह की खानी पड़ी, तो इनको पता चल गया है कि होना जाना कुछ भी नहीं है। अभी गुजरात में चुनाव होने हैं, तो इनको अब ये लग रहा है कि बिहार का चुनाव तक इंतजार करना चाहिए और अगर बिहार का चुनाव फिर से रिपीट हो गया और सरकार बन गई भारतीय जनता पार्टी की, फिर तो हमारे जाने का कोई मतलब नहीं है। लेकिन अगर बिहार के चुनाव में कुछ ऐसा अप्रत्याशित हो गया जहां बीजेपी लेड गवर्नमेंट हार गई, बीजेपी लेड जो पार्टी है, गठबंधन है, एनडीए हार गई और जेडीयू बीजेपी की हार हो गई, तब इस पर विचार किया जा सकता है कि ये जातीय उन्माद जोड़ पकड़ रहा है कि नहीं पकड़ रहा है। लेकिन जातीय उन्मादियों के पीछे जो खड़े हुए इंटरनेशनल माफिया है, उन्होंने ये पूरी तैयारी कर ली है कि जातीय उन्माद फैलाना है। और ये भी चंद्रबाबू नायडू भी अपने इलाके में इस तरह के, हालांकि इनका कोई कास्टिस्ट लीडर की छवि नहीं है, लेकिन ये ओबीसी लीडर्स में ये भी माने जाते हैं। दिक्कत मोदी से क्या हो रही है, इनका जो ओबीसी दलित का कार्ड है, ये मोदी के सामने नहीं चल पाता, क्योंकि मोदी खुद ओबीसी ईबीसी दोनों है। तो मोदी के सामने ये कार्ड चलता नहीं। मोदी इन लोगों से 1000 किलोमीटर आगे रेस में है। इसीलिए इन लोगों की चाहत है कि मोदी को संघ से भी झगड़ा करवाया जाए। अगर संघ कमजोर हुआ, संघ पीछे हटा, तो बिहार का चुनाव लूज कर सकता है। तो संघ से लड़ाई करवा दो और वो राष्ट्रीय अध्यक्ष के मुद्दे पर लड़ाई करवा दो। संघ इस चाल को समझ चुके हैं कि हमें अभी ऐसा कोई डिस्प्यूट नहीं करना है जहां सरकार और संघ के बीच में मतभेद की बू आए।
हम ऐसा कोई संकेत नहीं देंगे कि सरकार और संघ के बीच में कोई मतभेद है जो मोदी को कमजोर करेगा। संघ अपनी बात करे, लेकिन मोदी को कमजोर करने के बिना पर ना करे, क्योंकि यह कमजोरी संघ के लिए भी खतरनाक होगी। अगर मोदी सत्ता से हटे तो फिर अगला निशाना संघ है। यह बात मैं पिछली बार भी बता चुका हूं। तो संघ को अलर्ट रहने की जरूरत है। संघ ऐसा कंसेंसस वाला उम्मीदवार तैयार करे। ठीक है, मोदी की बात अगर नहीं मानती है तो मोदी को कॉन्फिडेंस मिले और मोदी को कहे कि आपने इतने वर्ष तक चलाया है, आप चलाइए, लेकिन हमारी भी बात को रहने दीजिए और आप कोई, हम दोनों कोई बगावती नहीं, हम दोनों मिलकर के काम करेंगे। ऐसा कॉन्फिडेंस बिल्ड करे, ये कंसेंसस हो सकता है। तो ये जो चाल चली जा रही थी कि चंद्रबाबू नायडू को सामने खड़ा किया जाए और ये तिकड़म तैयार किया जाए, वो चाल मोदी को समझ में आ गई। तो मोदी और संघ ने विकेट तो ले लिया, लेकिन अभी भी वो बॉलर इधर उधर एक्सरसाइज करने से बाज नहीं आ रहे हैं। तो वो अभी हो सकता है कि कुछ दिनों में और एक्सरसाइज करेंगे। अभी आपको जातीय उन्माद देखने को मिलेगा। मैंने पहले भी आपको बताया है, कल भी मैंने राजीव गांधी फाउंडेशन का हवाला दिया है। इनको फंडिंग हो रही है, रणनीतियां बन रही है बार बार कि जातीय उन्माद फैलाओ। ये धार्मिक जो रिलीजियस जो बोनांजा बीजेपी को मिलता है, उसका एक ही काट है, जातीय उन्माद। लेकिन मोदी उस जातीय उन्माद को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। इनकी परेशानी सबसे बड़ी ये है, इनके सामने कोई ऐसा सवर्ण मुखौटा नहीं होता है जिनको सामने रख करके ये माहौल बनाएंगे। आप ओबीसी दलित हैं, इधर भी ओबीसी दलित है, तो आप टकराहट में पीछे छूट जाते हैं। और ईबीसी जो है वो पूरे देश भर में मोदी के साथ खड़ा है। ओबीसी भी देश के ओबीसी भी बहुत बड़ा तबका मोदी के साथ खड़ा है। तो वो जो हेजिमनी थी, ओबीसी वोट पर कब्जा की, ईबीसी वोट पर कब्जा की, वो भी खत्म हो गया है विपक्ष का। तो उधर कुछ बचा नहीं है, इसलिए मोदी को पहले कुर्सी से हटाओ। इसलिए ये षड्यंत्र चल रहा था चंद्रबाबू नायडू के सहारे। लेकिन चंद्रबाबू नायडू ने अपना पजामा पहन लिया और कहा कि साहब, जो मेरा पजामा है मैं उसके बाहर पैर नहीं निकालूंगा, मैं अभी इसी पजामे में रहूंगा, मुझे आप लोग सलाह न दीजिए। लेकिन आप मित्रों समझिए कि साजिश कितनी गहरी चल रही है कि कैसे भी करके मोदी को सत्ता से हटा दो। अगर चंद्रबाबू नायडू प्रधानमंत्री बनने के लिए तैयार हो जाए तो चंद्रबाबू नायडू को प्रधानमंत्री पद भी दे दो। राहुल गांधी को बोलो कि कुछ दिन आप बाहर रहो, अब फिर अगला आप ही हैं, और राहुल गांधी को मनाया जाए। लेकिन इधर कांग्रेस के अंदर भी बड़ा अजीब खेल चल रहा है, अजीब तरह के डेवलपमेंट चल रहे हैं। वहां भी अभी जयराम रमेश को ठिकाने लगाया गया है और उनका कद छोटा हुआ है। अब किनका किनका कांग्रेस में कद छोटा होगा कहना मुश्किल है, लेकिन धनखड़ को सपोर्ट करने के मूड में कांग्रेस भी नहीं है। मोदी को हटाना तो चाहते हैं, लेकिन धनखड़ को कांग्रेस कितना सपोर्ट करेगी कहना मुश्किल है। इसीलिए चंद्रबाबू नायडू ने हाथ खड़े कर दिए और कहा कि भाई मैं इस प्रकरण में नहीं पढ़ूंगा। तो इतनी गहरी मित्रों ये साजिश चलाई जा रही थी, धनखड़ को सामने रख करके बहुत सारे जो शिखंडी थे, वो शिखंडी के रूप में इनको सामने रख करके पीछे से कोई वार करना चाह रहे थे। खैर, ये मामला चला नहीं। बीजेपी सतर्क है और मोदी बनना कठिन है, मोदी बने रहना भी कठिन है। इस पर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।